नमस्कार बच्चों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस नौर में। और आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है वो कक्षा 8 की एसएसटी की रहने वाली है। एमसीक्यू क्वेश्चन है वो रहेगी। और कल आपका जो है एसएसटी का पेपर है, तो इसकी दृष्टि से आपके जो प्रश्न हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और कल आपको इन प्रश्नों में से अपनी परीक्षा में प्रश्न जरूर मिलने वाले हैं, तो कृपया क्लास को पूरा देखें। और अंतिम जो प्रश्न रहेगा इसके बाद में आपके सामने जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो भी बताएँगे, तो आप उनको भी एक बार जो है ज़रूर पढ़ के जाएँ, ठीक है? चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न हमारा है स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय भारत का गवर्नर जनरल था, कौन था वो? इसके बारे में बताना है, ठीक है? तो पहला ऑप्शन है चार्ल्स कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड डलहौजी, वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर वेलंजली। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1। कौन-सा रहेगा? 1, ठीक है? ये हो जाएगा सही। इसके बाद में अगले प्रश्न नंबर 2, दूसरा प्रश्न देखो। दूसरा प्रश्न है नील विद्रोह का सूत्रपात कब हुआ? नील विद्रोह है जो वो कब शुरुआत हुई? ये पूछा है। नील विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो ऑप्शन ए मई 1857, ऑप्शन बी मार्च 1859 में, और ऑप्शन स कह रहा है जून 1861 में, या फिर द कह रहा है कि दिसंबर 1885 में। तो बताइए कब हुआ था? तो इसमें हरा हमारा जो ऑप्शन रहेगा सही वो रहेगा ब वाला, ठीक है? यानी मार्च 1859 में जो है वो हुआ था ये नील विद्रोह का शुरुआत। चलिए अगला तीसरा प्रश्न है चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? बताइए चंपारण आंदोलन है वो कब शुरू हुआ था? तो ऑप्शन ए कह रहा है 1917, ब 1920, स 1922 या 1930। बताइए कौन सा सही रहने वाला है? चंपारण आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1917 में। कब हुई थी? 1917 में, ठीक है? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सही। अब अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4, बिरसा किस जाति से था? ये बिरसा वाला पार्ट जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है, तो आप इसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसके जो बड़े क्वेश्चन है वो भी आप पढ़ के जाइएगा। आपको बिरसा का वहाँ ज़रूर कोई ना कोई प्रश्न मिलने वाला है। चलिए बिरसा किस जाति से था? इसका जाति बतानी है आपको कौन सी है इसकी जाति। तो इसकी जो जाति रहने वाली है वो कौन-सा है? बिरसा मुंडा था, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा इसका बिरसा मुंडा। उसके बाद में अगला प्रश्न अगला प्रश्न है 5 नंबर, कश्मीर में बकरियां पालने वाला आदिवासी समुदाय कौन सा है? ठीक है, ये बताना है। कश्मीर में बकरियां पालने वाला आदिवासी जो समुदाय है वो कौन सा है? तो कश्मीर में जो बकरियां पालने वाला आदिवासी समुदाय है वो कौन सा है? वो कह रहा है ऑप्शन ए तो क्या है बकरवाल, ऑप्शन बी कह रहा है इसमें ब यानी दोनों, इसमें थोड़ा ये मिस्टेक है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन स कह रहा है लवाड़िया, ठीक है ना? या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा रहने वाला है? इसमें जो रहने वाला है ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही रहेगा, क्योंकि इसमें क्या-क्या है, बकरियाँ पालने वाला जो कश्मीरी आदिवासी समुदाय है उसको बकरवाल कहते हैं। ठीक है? आगे प्रश्न नंबर 6। छठा प्रश्न क्या है? पढ़िएगा। छठा प्रश्न है वर्ली विद्रोह कहाँ हुआ था? बताइए वर्ली विद्रोह है वो कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कह रहा है मध्य भारत में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, या उपयुक्त सभी। बताइए कौन सा रहने वाला है? तो वर्ली विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7, बिरसा का राज प्रतीक कौन सा है? बताइए बिरसा का राज प्रतीक है वो कौन सा है? लाल झंडा, हरा झंडा, केसरिया झंडा या सफेद झंडा? बताइए कौन सा रहने वाला है? तो बिरसा का जो राज प्रतीक था वो था सफेद झंडा, ठीक है? अब अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 8। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है? आखिरी मुगल बादशाह कौन थे? बताइए आखिरी मुगल बादशाह कौन थे? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन ड मोहम्मद शाह। बताइए कौन से थे इसमें? आखिरी मुगल बादशाह कौन थे? तो आखिरी मुगल मुगल बादशाह जो हैं वो थे हमारे बहादुर शाह जफर, ठीक है? ये हो जाएगा हमारा सही। अब आगे चलिए। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 9। नौवां प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 9 है 1857 में सबसे पहले विद्रोह कहाँ शुरू हुआ? बताइए। 1857 की क्रांति है उसका सबसे पहला विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? मेरठ में, दिल्ली में, लखनऊ में या कानपुर में? तो इसका जो हमारा ऑप्शन सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है? मेरठ में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10, बैरकपुर में अंग्रेजी अफसरों पर हमला करने वाला क्रांतिकारी कौन था? यानी बैरकपुर में अंग्रेजी अफसरों पर जो हमला करने वाला क्रांतिकारी था कौन था वो? ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन स कह रहा है तात्या टोपे या फिर मंगल पांडे। बताइए कौन थे? तो बैरकपुर में जो अंग्रेजों पर अंग्रेजी अफसरों पर जो हमला करने वाला था वो था मंगल पांडे, ठीक है? बैरकपुर छावनी से संबंधित थे।
अब आगे प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न है आपके सामने, बहादुर शाह जफर की पत्नी का नाम क्या था? यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है और क्लास को जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी जो बच्चे नए जुड़े हैं और जो पहले से हैं, सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि सिर्फ क्लास को पूर्ण जरूर देखिए, आपको यहाँ से प्रश्न कल आपकी परीक्षा में जरूर मिलने वाले हैं। चलिए प्रश्न नंबर 11, बहादुर शाह जफर की पत्नी का नाम क्या था? बताइए बहादुर शाह जफर की पत्नी का नाम। ऑप्शन ए बेगम मुमताज महल, ऑप्शन बी बेगम जिन्नत महल, ऑप्शन स कह रहा है बेगम नुसरत जहां, या फिर बेगम हजरत महल। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन ब, बेगम जिन्नत महल। ठीक है, ये इनकी पत्नी का नाम था। उसके बाद में प्रश्न नंबर 12। 12वां प्रश्न आपके सामने है, बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कहाँ पर वो स्थान बताना है जहाँ पर बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई। तो यहाँ जो उनकी मौत हुई थी वो जगह कौन सी है? रंगून या फिर दिल्ली, आगरा या अहमदनगर। तो उनकी जो मृत्यु है वो हुई थी रंगून में। ठीक है, अब आगे प्रश्न नंबर 13, बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? बताइए, सॉरी, कब की गई थी? बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1781 में, 1791 में, 1801 में या 1830 में? बताइए कौन सा रहने वाला है? तो इसमें हमारा सही रहेगा ऑप्शन बी, यानी 1791 में। आगे है प्रश्न नंबर 14। 14 नंबर प्रश्न क्या है? 14 नंबर प्रश्न है, मेकाले के मिनट्स के आधार पर अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। यानी मेकाले के मिनट्स के आधार पर अंग्रेजों का जो शिक्षा अधिनियम था वो कब पारित किया गया था? सन बताना है आपको, 1830 में, 1832 में, 1835 में या 1854 में। तो ये अधिनियम जो पारित किया गया था वो ऑप्शन नंबर 7 जो है वो सही रहेगा, यानी 1835 वाला है ऑप्शन सही रहेगा। उसके बाद में चलिए, शांति निकेतन की स्थापना बताइए किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांतिलाल ने, या फिर महात्मा गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने और दयानंद सरस्वती ने? तो बताइए कौन सा रहेगा इसमें सही से? इसमें रहेगा शांति निकेतन है वो किससे संबंधित है? रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है, तो ये हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। देसी शिक्षा की विशेषता क्या थी? यानी देसी शिक्षा जो दी जाती थी उसकी विशेषता क्या थी वो बताना है। बताइए देसी शिक्षा की विशेषता कौन सा सही रहने वाला है? ऑप्शन ए क्या कह रहा है? लचीली शिक्षा प्रणाली, मौखिक शिक्षा प्रणाली, अमीर गरीबों से अलग अलग फीस या उपयुक्त सभी। बताइए क्या थी इसमें? देसी शिक्षा की क्या विशेषता थी? लचीली शिक्षा प्रणाली थी, बिल्कुल थी, और मौखिक शिक्षा थी, यानी मौखिक रूप से शिक्षा दी जाती थी। अमीर गरीबों से जो है वो अलग-अलग प्रकार की फीस है वो भी ली जाती लेते थे। तो इसमें एक ये भी सही है, मौखिक शिक्षा थी, ये भी सही है। अमीर गरीबों से अलग-अलग फीस है वो भी वसूली जाती थी, वो भी सही है। और इसमें जो ऑप्शन हमारा रहेगा डी, यानी उपयुक्त सभी, सारी चीज़ें हैं वो सही है इसमें। अब है महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए? यानी महात्मा गांधी क्या सोचते थे कि शिक्षा है वो भारतीयों को किस भाषा में दी जानी चाहिए? पहला कह रहा है उर्दू भाषा में, ब अंग्रेजी भाषा में, स भारतीय भाषा में या फिर द हिंदी भाषा में। बताइए किस भाषा में दी जानी ज़रूरी थी? तो महात्मा गांधी के विचार थे कि अंग्रेजी भाषा का तो वो विरोध कर रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा कि हमें जो शिक्षा है भारतीयों को वो भारतीय भाषा में ही दी जानी चाहिए। ठीक है? ये हो जाएगा इसका ऑप्शन सही। शांति निकेतन की स्थापना बताइए किस सन में की गई थी? प्रश्न नंबर 18, शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए सन बताना है, 1891 में, 1901 में या फिर 1911 में या 1906 में? बताइए कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, कौन सा रहेगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही रहेगा वो रहेगा हमारा बी वाला। ठीक है, सन 1901 में। ब्रह्मो सभा की स्थापना की गई थी, बताइए ब्रह्मो सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती के द्वारा, ए तो कह रहा है, ब कह रहा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की थी, राजा राम मोहन राय ने की, सी और डी कह रहा है पंडिता रमाबाई ने। बताइए किसने की थी? तो इसकी जो ब्रह्म सभा की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। ऑप्शन से है वो सही रहेगा। उसके बाद में सती प्रथा पर पाबंदी कब लगाई गई? बताइए सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी? 1829 में, 1829 के बाद में 1929 में, 1832 में, 1932 में? बताइए किस सन में लगाई गई थी? तो हमारा जो सती प्रथा पर पाबंदी लगाया गया वो सन था कौन सा? ऑप्शन ए वाला है वो सही रहेगा, यानी 1829 में। ठीक है, ये सही रहेगा। अब आगे 21वां प्रश्न है, स्त्री पुरुष तुलना नामक एक किताब लिखी गई, उसकी लेखिका कौन थी? बताइए स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब की लेखिका कौन थी? तो इसमें आपको लेखिका का नाम बताना है कौन सा है। ऑप्शन ए कह रहा है बेगम रुकैया सखावत, ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई या फिर रासन सुंदरी देवी। बताइए कौन से हैं इसमें सही? तो ये जो लिखी गई थी वो कौन किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई ताराबाई शिंदे के द्वारा। ठीक है, इसमें ये रहेगा हमारा ऑप्शन सही। उसके बाद में प्रश्न नंबर 22। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है,
सतनामी आंदोलन शुरू किया गया था? बताइए सतनामी आंदोलन है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए कह रहा है ज्योतिराव फुले ने किया था, श्री नारायण गुरु ने किया था, ऑप्शन स कह रहा है हरिदास ठाकुर ने, या फिर घासीदास ने। बताइए किसने किया था? तो सतनामी आंदोलन जो है वो शुरू करने वाले पुरुष थे, वो थे घासीदास। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी है वो सही रहेगा। उसके बाद में सत्यशोधक समाज के संस्थापक बताइए कौन थे? प्रश्न क्या है 23 नंबर, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे वो बताना है। ऑप्शन ए विवेकानंद, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, या फिर स ज्योतिराव फुले, या द महात्मा गांधी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की ये बताना है। तो इसमें हमारा जो है वो रहेगा ऑप्शन सी सही, ज्योतिराव फुले। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने की थी। अब है आगे गुलामगिरी पुस्तक, प्रश्न नंबर 24। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? ज्योतिराव फुले, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, या पेरियार। बताइए इसमें से कौन सा रहने वाला है? तो गुलामगिरी जो पुस्तक है वो लिखी थी किसने? ज्योतिराव फुले ने। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन रहेगा सही। उसके बाद में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पूछा है। तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है वो पारित कब किया गया था? बताइए कब पारित किया गया था? 1870 में, 1878 में, या फिर 1883 में, या 1885 में? बताइए कब किया गया था? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है वो 1878 में जो है वो पारित किया गया था। ये सन जरूर याद रखिएगा। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है वो आपको लघुरात्मक प्रश्नों में और मिल सकता है। ठीक है ना, इसका वर्णन पूछ सकता है क्या था इसके बारे में भी। प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26। और एक बीच में पहले एक और बात बता देता हूँ, जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं और जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो अपने साथियों के साथ इस वीडियो को जो है वो जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी थोड़ा बेनिफिट हो जाए कल की कक्षा में, क्योंकि इनमें से आपको प्रश्न वहाँ जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना कब की गई थी वो सन पूछा है। 1885 में की गई थी, ऑप्शन बी कह रहा है 1890 में, 1895 में, या 1905 में। बताइए कब की गई थी? तो 1885 में है उसकी शुरुआत की गई थी, यानी स्थापना हुई थी कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। उसके बाद में 1905 में बंगाल विभाजन करने वाला वायसराय कौन था? प्रश्न नंबर 27 है, 1905 में बंगाल विभाजन करने वाला वायसराय कौन था? तो इसमें माउंटबेटन ए, ब कह रहा है लॉर्ड इरविन, स कह रहा है लॉर्ड कर्जन, या फिर लॉर्ड इटली। कौन था इसमें? तो सॉरी, वायसराय जो है वो बंगाल विभाजन करने वाला उस समय वायसराय था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ये हो जाएगा स वाला सही। 28 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया? तिलक ने दिया, विपिन चंद्रपाल ने दिया, लाला लाजपत राय ने दिया, या गोखले ने दिया? बताइए किसने दिया था कि स्वतंत्रता है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसको मैं लेकर के रहूंगा? बताइए ये नारा किसका है? तो ये नारा जो है वो किसका था? बाल गंगाधर तिलक का था। ठीक है, उन्होंने दिया था। अब है आगे चोरी चोरा घटना जो है वो कब हुई थी? यानी इस घटना का आपको समय बताना है, सन बताना है कि कौन से सन में हुई थी। ऑप्शन ए तो कह रहा है अप्रैल 1919 में, ऑप्शन बी कह रहा है दिसंबर 1920 में, या फिर ऑप्शन स कह रहा है फरवरी 1921 में। तो इसमें हम, और ऑप्शन डी क्या कह रहा है? ऑप्शन डी कह रहा है 1922 में। बताइए कौन सा सही रहने वाला है? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी है वो सही रहने वाला है, फरवरी 1922 में जो है ये चोरा चोरी घटना हुई थी। ठीक है, और उसके बाद में असहयोग जो आंदोलन है, महात्मा गांधी ने एक आंदोलन है वो भी क्या है बंद किया था। आगे 30वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30, 1930 में शुरू हुए आंदोलन का नाम बताइए। यानी 1930 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन शुरू किया था, इतना मैं बता देता हूँ। एक आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, उस आंदोलन को बताना है कि वो आंदोलन कौन सा है, कौन सा आंदोलन है वो। ऑप्शन ए तो कह रहा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ऑप्शन ए कह रहा है कि असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा आंदोलन था वो। तो इसमें था 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो शुरू हुआ था। ठीक है, ये रहेगा ऑप्शन सही। उसके बाद में 31 नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वो लौटा दी थी? यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जब घटना सुनी उस व्यक्ति ने, तो उनको जो एक अंग्रेजों के द्वारा नाइटहुड की जो उपाधि दी गई थी, उनको ये दुख हुआ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में इतनी बुरी घटना हुई है, तो उन्होंने अपनी जो ये नाइटहुड की उपाधि है वो वापस लौटा दी थी अंग्रेजों को। तो वो कौन था? पहला कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी कह रहा है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी कह रहा है गोखले ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही रहेगा वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने ये उपाधि लौटाई थी। आगे है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर बने, बताइए।
स्वतंत्र भारत हो गया था, उसके बाद में प्रथम भारतीय वो कौन था जो गवर्नर बना था? बताइए कौन सा था? महात्मा गांधी, पेरियार या सी राजगोपालचारी या फिर बाल गंगाधर तिलक? बताइए इनमें से कौन है? तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी है वो सही रहेगा। सी राजगोपालचारी है, वो भारत स्वतंत्र होने के बाद में प्रथम क्या बने थे? प्रथम बने थे वो गवर्नर, भारतीय गवर्नर बने थे। उसके बाद में प्रश्न नंबर 33। 33 नंबर प्रश्न 33 नंबर प्रश्न 33 प्रश्न नंबर आपके सामने। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान किया था, यानी वो कौन सा सन था जब मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस को मनाने का आह्वान किया? उसमें ऑप्शन ए कह रहा है 15 अगस्त 1946, या फिर 14 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 या 17 अगस्त 1946? कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है? ए, बी, सी या डी? बताइए कौन सा रहेगा? तो इसमें ऑप्शन सही रहने वाला है वो रहेगा हमारा 16 अगस्त 1946 को उन्होंने आह्वान किया था कि हम जो है वो प्रत्यक्ष रूप से कार्यवाही दिवस मनाएंगे। उसके बाद में 34 नंबर प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज जो है उसका गठन किसके द्वारा किया गया था? बताइए। चित्तरंजन दास ने किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया, सुभाष चंद्र बोस ने किया या बी के दत्त ने किया? ये बिल्कुल ही आसान प्रश्न है क्योंकि ये तीसरी चौथी क्लास का है, 5वीं क्लास तक जो है बच्चे बता देते हैं। तो ये स्थापना की थी, आज़ाद आज़ाद हिंद फौज का गठन जो किया था वो सुभाष चंद्र बोस ने किया। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया है। बताइए समानता का जो अधिकार है वो भारतीय संविधान में दिया गया है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि समानता का जो अधिकार है वो भारतीय संविधान में किस में दिया गया है? नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी कह रहा है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी कह रहा है मूल कर्तव्यों के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी कह रहा है प्रस्तावना के अंतर्गत आता है। बताइए इसमें से क्या रहेगा? तो इसमें से हमारा ऑप्शन जो रहने वाला है वो सही रहेगा, ये मौलिक अधिकार है। ठीक है ना, समानता का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आएगा। 36 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक यानी भारतीय संविधान का पिता कह दो या जनक कह दो, कौन माना जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर को या जवाहरलाल नेहरू को? तो उसके बाद में सॉरी इसके जो ऑप्शन है वो ए बी सी और डी, बताइए इनमें से कौन सा सही रहने वाला है? तो इसमें से हमारा सही रहने वाला है अम्बेडकर को जो है वो भारतीय संविधान का पिता माना जाता है, जनक माना जाता है। अब है प्रश्न नंबर 37। भारत में कितनी स्तरीय शासन व्यवस्था है? यानी भारत में शासन व्यवस्था जो चलती है वो कितने स्तर की है? ऑप्शन ए कह रहा है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, ऑप्शन सी कह रहा है त्रिस्तरीय, ऑप्शन ड कह रहा है बहुस्तरीय। बताइए कौन सा रहने वाला है इसमें सही? तो इसमें हमारा सही रहेगा सी वाला। ठीक है, त्रिस्तरीय यानी 3 प्रकार की शासन व्यवस्था है भारत में। उसके बाद में अगला प्रश्न, संविधान सभा के अध्यक्ष बताइए कौन थे? संविधान सभा का जब गठन किया गया तो उसमें एक अध्यक्ष भी बनाया गया था, एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, एक स्थायी अध्यक्ष बनाया था। तो अब आपको अस्थायी अध्यक्ष जो है उसका नाम कमेंट में बताना है कि आपको क्या पता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था। अब आपके सामने पहला सॉरी इस प्रश्न 38 नंबर प्रश्न का जो है वो बताइए ऑप्शन कौन सा सही रहने वाला है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर अंबेडकर या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल या राजेंद्र प्रसाद? तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही रहने वाला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के बनाए गए थे स्थायी अध्यक्ष। उसके बाद में 39 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? बताइए राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 543, ऑप्शन बी 233, ऑप्शन सी कह रहा है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ, ठीक है ना, यहाँ हो जाएगा हमारा बी और यहाँ हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन सा सही रहने वाला है? 543, 233, 545 या 245? इसमें से सही रहने वाला है 245 वाला। ठीक है, ये होती है सदस्य। उसके बाद में अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको इंपॉर्टेंट मानिएगा। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? 1, 3, 2, 4? कितने होते हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं। कितने होते हैं? 2। ऑप्शन जो है वो ये हो जाएगा 2 वाला सही। उसके बाद में प्रश्न नंबर 41 है, कट ऑफ का अर्थ बताइए क्या है? कट ऑफ क्या होता है? ऑप्शन ए कह रहा है काटना, ऑप्शन बी कह रहा है सिलेक्शन की न्यूनतम अंक सीमा, या फिर सिलेक्शन की अधिकतम अंक सीमा, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें से कौन सा रहने वाला है सही? तो ऑप्शन सही रहने वाला है हमारा ब वाला। ठीक है, कौन सा? ब, सिलेक्शन की न्यूनतम अंक सीमा है वो निर्धारित की गई है जिसको कट ऑफ कहा गया है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 42वां प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत क्या दंडनीय अपराध है? बताइए क्या दंडनीय अपराध है? चोरी करना, असभ्यता,
सशस्त्र संघर्ष या फिर शिक्षा? क्या चीज़ है जो संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत दंडनीय है? तो इसमें है अस्पृश्यता, ठीक है ना? यानी छुआछूत जिसको कहते हैं, वो एस अंतर्गत जो है संविधान के अनुच्छेद 17 में ये बात लिखी गई है कि ये दंडनीय अपराध है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 43, निम्न में से कौन-सा जन सुविधा का उदाहरण नहीं है? जन सुविधा का उदाहरण नहीं है वो बताना है। अंतिम में जो लिखा है उस चीज़ को ध्यान में दीजिएगा, यहाँ नहीं लिखा है, ठीक है ना? उदाहरण है वो नहीं लिखना, नहीं है, वो चीज़ बतानी है इसमें से कौन-सी है। ऑप्शन ए कह रहा है बिजली आपूर्ति, ऑप्शन बी कह रहा है पानी की आपूर्ति और शिक्षा की व्यवस्था या फिर द होटल की व्यवस्था। तो देखिए, जन सुविधा का उदाहरण है, तो ये तो है और पानी की आपूर्ति ये भी है, शिक्षा की व्यवस्था ये भी है, तो होटल की व्यवस्था ये जो है वो हमारा हो जाएगा इसमें सही बयान, मतलब ये चीज़ है ये इसमें गलत दी हुई है, ठीक है ना? तो ऑप्शन डी है वो सही रहेगा इसका। उसके बाद में प्रश्न नंबर 44, 43 ऊपर हो गया, अब प्रश्न नंबर 44। 44 नंबर प्रश्न, 44 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन का अधिकार बताया गया है? बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये बात कही गई है कि पानी का अधिकार है वो जीवन का अधिकार है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही रहने वाला है, वो रहने वाला है 21 वाला, ठीक है ना? अनुच्छेद 21 है वो ये बात कहता है कि पानी है वो जीवन का अधिकार है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 45, संविधान भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को किस अधिकार की गारंटी देता है? यानी 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे का अधिकार है, ठीक है ना? और ये एक अधिकार कौन-सा है और ये भारतीय संविधान इसकी गारंटी देता है। ऑप्शन ए कह रहा है सूचना का अधिकार, ऑप्शन बी कह रहा है शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर घूमने का अधिकार। बताइए इसमें से कौन-सा सही रहने वाला है? तो इसमें से हमारा सही रहने वाला है शिक्षा का अधिकार ब वाला, ठीक है? शिक्षा का अधिकार 6 से 14 साल के हर बच्चे का है, ये संविधान कहता है। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, 46 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत यह कहा गया है कि 14 साल की उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार के उद्योग या अन्य जोखिम भरे कार्यों में नहीं रखा जा सकता? ये किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत कहा गया है? कौन-सा वो मौलिक अधिकार है? बताइए। समानता का अधिकार है, ऑप्शन बी कह रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार का है, या फिर स्वतंत्रता का अधिकार है या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है वो बी वाला है, वो सही रहेगा, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें ये बात कही गई। उसके बाद में प्रश्न नंबर 47, 47 नंबर प्रश्न है, यूनियन कार्बाइड का कारखाना कहाँ पर है? यूनियन कार्बाइड का कारखाना पूछा है कहाँ पर है? भोपाल में है, इंदौर में है, ठीक है? या फिर जयपुर में है या फिर उदयपुर में है? बताइए वो जगह कौन-सी है जहाँ पर यूनियन कार्बाइड का कारखाना है? तो इसमें हमारा सही रहने वाला है भोपाल वाला, ऑप्शन ए है वो सही रहेगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 48 है, भोपाल गैस दी त्रासदी जो है वो कब हुई थी? उसकी घटना है वो कब हुई थी? वो सन बताना है आपको। 2 दिसंबर 1971 को 1971 में हुई, 2 दिसंबर 1981 में, 2 दिसंबर 1984 में या फिर 2 दिसंबर 1992 को? बताइए कब हुई थी? तो 2 दिसंबर 1984 वाला है, ये रहेगा हमारा सही, ठीक है? अब आ जाओ 49 नंबर प्रश्न, 50 होने वाली है, बस 1 रन दूर है हम। अब 49 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूभाग पर स्थल भाग है? यानी पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग है जिस पर भूमि है, ठीक है ना? स्थल भाग जिस पर हम लोग निवास करते हैं, वो बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है 20%, ऑप्शन ब कह रहा है 30%, ऑप्शन स कह रहा है 40%, ऑप्शन द कह रहा है 50%। बताइए इसमें से कौन-सा सही रहने वाला है? तो इसमें से रहेगा ऑप्शन बी वाला सही, ठीक है ना? 30% भाग है वो स्थलीय भाग है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, चावल का प्रमुख उत्पादक देश बताइए कौन-सा है? चावल का उत्पादन करने वाला 1 नंबर पे रहने वाला कौन-सा देश है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन अ, जो हमारा ख वाला है वो यहाँ आने वाला है, ठीक है ना? ऑप्शन ख श्रीलंका, ऑप्शन ग कह रहा है भारत, ऑप्शन घ कह रहा है वियतनाम। बताइए कौन-सा रहने वाला है हमारा सही? यानी चावल का प्रमुख उत्पादक देश है वो चीन है, ठीक है ना? चाहे से चावल और चाहे से चीन, याद रख लीजिएगा। अब 51 नंबर प्रश्न, रेशम के कीड़ों का वाणिज्यिक रेशम के कीड़ों का वाणिज्यिक पालन क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है? रेशम कीड़ों का वाणिज्यिक पालन क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है, पीसीकल्चर कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है या फिर विटीकल्चर कहलाता है? बताइए इसमें से कौन-सा सही रहने वाला है? क्या सही रहने वाला है इसमें से? इसमें से हमारा जो रेशम कीट है, उसका पालन कहलाता है जी सेरीकल्चर, ठीक है? क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है, याद रखिएगा। इसमें से प्रश्न पक्का आएगा आपके।
उसके बाद में विटीकल्चर के अंतर्गत किसकी खेती की जाती है बताइए। इसी से जुड़ा ये प्रश्न भी है कि विटीकल्चर है उसके अंतर्गत हम कौन सी खेती करते हैं। तो विटीकल्चर के अंतर्गत ऑप्शन ए कह रहा है गन्ने की खेती करते हैं, ऑप्शन बी 2 नंबर कह रहा है अंगूर की खेती, ऑप्शन 3 नंबर है सब्जियों की खेती या फिर फूलों की खेती। तो विटीकल्चर है उसमें हम करते हैं अंगूर की खेती, ठीक है, इसमें रहेगा अंगूर वाला विटी, अंगूर याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 53 नंबर प्रश्न है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, यानी वो कारक बताना है, वो कारक बताना है जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करता हो, ठीक है, बताइए कौन सा रहने वाला है सही। परिवहन ऑप्शन एक, ऑप्शन दो कह रहा है श्रम, ऑप्शन तीन कच्चा माल या उपयुक्त सभी, बताइए कौन सा है। तो इसमें से जो है परिवहन वो भी प्रभावित करता है, श्रम यानी श्रम का मतलब मेहनत यानी मजदूर वो भी कहीं न कहीं प्रभावित करेंगे, और कच्चा माल ये भी प्रभावित करने वाला है, तो इसमें हमारा ऑप्शन है वो डी वाला है वो सही रहेगा, ठीक है। अब आगे चलिए प्रश्न नंबर 54 पे, भारत का महत्वपूर्ण इस्पात उद्योग केंद्र कौन-सा है? उत्पादक केंद्र कौन-सा है? यानी भारत का वो महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र कौन-सा है, जहाँ सबसे ज़्यादा इस्पात उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है भिलाई, ऑप्शन बी कह रहा है जमशेदपुर, ऑप्शन स कह रहा है दुर्गापुर, ऑप्शन ग कह रहा है कि उपयुक्त सभी, बताइए इसमें से कौन-सा रहने वाला है? बताइए, इसमें कौन-सा रहने वाला है, भारत का महत्वपूर्ण इस्पात उद्योग केंद्र कौन-सा है? इसमें से आपको बताना है। तो इसमें से जो रहने वाले हैं वो सभी हैं क्योंकि ये सारे इस्पात केंद्र ही हैं, ठीक है। अब आ जाओ प्रश्न नंबर 55 पे। 55 नंबर प्रश्न है टाटा आयरन स्टील कंपनी की शुरुआत कब की गई? बताइए टाटा स्टील कंपनी जो है जिसको टिस्को कहते हैं, ठीक है ना? टिस्को के नाम से भी आ सकता है, तो कब शुरुआत इसकी की गई थी? 1901 में, 1907 में, 1917 में, 1927 में, कब की गई थी? ये शुरुआत बतानी है आपको। तो उन टाटा आयरन स्टील की कंपनी जो लगाई गई थी उसकी शुरुआत की गई थी 1907 में, ये रहेगा ऑप्शन सही, ठीक है। हैं प्रश्न नंबर 56 पे। 56 नंबर प्रश्न है विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है? उस महाद्वीप का नाम बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कह रहा है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी कह रहा है यूरोप या ऑप्शन डी एशिया। बताइए कौन सा वो महाद्वीप है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है? तो सबसे ज़्यादा निवास जनसंख्या करने वाला एशिया महाद्वीप है, ठीक है ना? इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद में 57 नंबर प्रश्न है। 57 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 57 नंबर प्रश्न पूछ रहा है जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है? यानी जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? कौन-सा ऑप्शन सही रहने वाला है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को, ऑप्शन ब कह रहा है 10 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को, ऑप्शन ब कह रहा है 50 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को, या फिर ऑप्शन ड कह रहा है 10 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को। बताइए कौन-सा रहने वाला है? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को। उसके बाद में 58 नंबर प्रश्न है। 58 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाला कारक कौन-सा है? यानी जनसंख्या को कौन-सा कारक है जो प्रभावित करता है? ऑप्शन ए कह रहा है भौगोलिक कारक होता है, ऑप्शन बी कह रहा है आर्थिक कारक होता है, सामाजिक कारक होता है या उपयुक्त सभी। देखिए, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उनमें से एक तो भौगोलिक कारक है, वो प्रभावित ज़रूर करता है, आर्थिक कारक वो भी प्रभावित करता है, सामाजिक कारक है वो भी प्रभावित करता है, तो हमारा ऑप्शन सही रहेगा वो डी वाला रहेगा, ठीक है? उसके बाद में 59 नंबर प्रश्न चलिए इसमें हमारे 58 ही प्रश्न जो हैं वो रहने वाले हैं, और अब आ जाओ आपको प्रश्न ऐसे बता रहे हैं जो आपको याद करने हैं, एक बार रिपीट मारना है इन प्रश्नों का, ठीक है? प्रश्न नंबर हमारा जो है वो पहला देखो आप, पहला है कि पहला प्रश्न ये आ सकता है कि 1857 की क्रांति के कारण क्या थे? आपको ये प्रश्न पढ़ के जाना है, ठीक है? 1800 उसके बाद में हमारा प्रश्न नंबर दूसरा है, 1857 की क्रांति में भारतीय सैनिकों की असंतुष्टि, यानी यहाँ संतुष्टि नहीं है, असंतुष्टि है, ठीक है? असंतुष्टि के का क्या कारण थे? वो प्रश्न आप याद कीजिएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न हमारा जो है, वो रहने वाला है महात्मा गांधी ऐसा क्यों सोचते थे कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को जो है वो क्या बना दिया है? गुलाम बना दिया है। ये प्रश्न भी आप पढ़ के जाइएगा, याद करिएगा इसको एक बार। उसके बाद में अगला प्रश्न वुड डिस्पैच से आप क्या समझते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जो है इंपॉर्टेंट लगाइएगा। वुड डिस्पैच से आप क्या समझते हैं? उसके बाद में अगला प्रश्न जेम्स मिल के शिक्षा संबंधित विचारों पर प्रकाश डालिए या स्पष्ट कीजिए। तो ये भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है? उसके बाद में जेम्स मिल के बाद में अगला प्रश्न हमारा है शिक्षा के बारे में टैगोर और महात्मा गांधी के जो विचार थे, उनमें क्या अंतर था? ठीक है? ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, पढ़ के जाइएगा इसको भी। उसके बाद में अगला प्रश्न आपको याद करना है वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है, उसका क्या आशय है? ये वर्नाक्युलर वाला अच्छे से पढ़िएगा। अगला प्रश्न
विधवा विवाह है, ठीक है, ये प्रश्न भी पढ़ के जाना है। विधवा विवाह के पक्ष में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के क्या योगदान है, वो योगदान जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न इसके बाद में है हमारा, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया और इसके क्या प्रावधान थे, ठीक है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, एक बार रिवीजन इसका जरूर मारिएगा, इसमें से आपको प्रश्न वहां जरूर मिलने वाले हैं। उसके बाद में प्रश्न नंबर आगे वाला देखिए, अगला प्रश्न हमारा जो है वो रहने वाला है कि ब्रह्म समाज पर एक टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी लिखनी आ सकती है ब्रह्म समाज पे, ठीक है, तो याद कीजिएगा। उसके बाद में गांधी जी के बारे में, गांधी जी को आप अच्छे से रट लीजिए, गांधी जी के जितने भी आंदोलन हैं, गांधी जी को अच्छे से याद करके जाना है, ठीक है ना, गांधी जी से आपको वहाँ प्रश्न जरूर मिलने वाले हैं। तो पहला प्रश्न मैंने यहाँ लिया है, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया, ठीक है, ये प्रश्न आप पढ़ के जाइएगा। उसके बाद में लखनऊ समझौते से क्या तात्पर्य है, ये भी पढ़िए आप प्रश्न। और अगला प्रश्न रहने वाला है रोलेट अधिनियम, ठीक है ना, या कानून क्या था, ये पढ़ लीजिएगा। फिर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का आह्वान क्यों किया, असहयोग आंदोलन है उसको समाप्त करने का आह्वान जो है वो क्यों किया गया था गांधी जी के द्वारा, ये जरूर पढ़िए, प्रश्न आने वाले प्रश्नों में से है ये। उसके बाद में प्रश्न नंबर है हमारा आगे वाला प्रश्न है, दांडी मार्च से आप क्या समझते हैं, तो इसको भी पढ़िए। और एक बार रीजन ये भी मारिए कि भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार वाला है, ये मौलिक अधिकार सारे पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा आप। उसके बाद में अगला प्रश्न है, संविधान किसे कहते हैं, ये पढ़िएगा आप। और एक बार रिवीजन इसका भी मारिए, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अब बस थोड़े ही प्रश्न बाकी हैं, तो बीच में आप जो है इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो पूरी की पूरी जो है वो आपकी क्लास खराब हो जाएगी। उसके बाद में अगला प्रश्न हमारा रहने वाला है, असमप्रेसता के उन्मूलन वाला, ठीक है ना, असमप्रेसता उन्मूलन क्यों आवश्यक है, ठीक है, ये प्रश्न पढ़िएगा, एक बार रिवीजन इन सब प्रश्नों का मारना है आपको। उसके बाद में राज्यसभा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, राज्यसभा की क्या भूमिका होती है, ये प्रश्न पढ़िए। उसके बाद में संसद का गठन किस प्रकार होता है, इसको भी याद कीजिएगा आप। न्यायपालिका की क्या भूमिका है, न्यायपालिका वाला प्रश्न जरूर आने वाला है ये प्रश्न, ठीक है ना। उसके बाद में जन सुविधाएं क्या है और प्रमुख जन सुविधाओं के नाम लिखिए, ठीक है, ये भी प्रश्न आप पढ़िएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, जलापूर्ति सुधार के कोई 2 उपाय बताने हैं, यानी जलापूर्ति को सुधारने के लिए कोई 2 या 3 उपाय हैं, वो आप पढ़ के जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद में लोगों को शोषण से बचाने के लिए सरकार क्या-क्या करती है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में संसाधन किसे कहते हैं, ये प्रश्न काफ़ी क्या है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, याद कीजिएगा इसको अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद में एक ये सतत पोषणीय विकास, दोनों प्रश्न अच्छे से याद कीजिएगा। उसके बाद में भूमि उपयोग, ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है भूमि उपयोग वाला, तो भूमि उपयोग किसे कहते हैं, ये भी पढ़िएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न, वेदिका फार्म कहाँ और क्यों बनाए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना, मैं इसको इंपॉर्टेंट मानता हूँ, तो आप इसको पढ़िएगा। उसके बाद में भू संकलन से क्या हानि है, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और कृषि किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना, ये परिभाषा आ सकती है कि कृषि किसको कहते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा लीजिएगा इसको। उसके बाद में जीवन निर्वाह कृषि, ठीक है, जीवन निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं और ग्रेट लेक्स के बारे में आप क्या जानते हैं, ये प्रश्न है, ये भी पढ़िएगा। जोखिमों उद्योगों में जोखिम कम करने के उपाय, ठीक है, ये भी प्रश्न ठीक है, इंपॉर्टेंट वाला ये प्रश्न है, इसको भी आप करिएगा। और उसके बाद में राजस्थान अध्ययन वाला जो है हुरडा सम्मेलन, ठीक है, हुरडा सम्मेलन को आप अच्छे से पढ़िएगा। इसमें आपको ये भी पूछा जा सकता है कि हुरडा सम्मेलन कब किया गया था, हुरडा सम्मेलन की तारीख और किसने भाग लिया, किसने इस अध्यक्षता की, ये प्रश्न जो है आप अच्छे से याद कीजिएगा। तो हुरडा सम्मेलन किस किस राजपूतों ने भाग लिया, शासक कौन-कौन से थे उन्होंने। उसके बाद में राजस्थान में 1857 की क्रांति के क्या कारण रहे, ये 1857 की क्रांति के राजस्थान के कारण है, ठीक है, इनमें भी आप पढ़िए। और साक्षरता से आप क्या समझते हैं या साक्षरता दर किसे कहते हैं, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आप पढ़ के जाइएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पश्चिमी राजस्थान वाला, ये जो है ये काफ़ी ठीक प्रश्न है। पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कम क्यों है? और अगला प्रश्न, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम उद्योग कौन-सा है और परिवहन किसे कहते हैं? ठीक है, ये परिवहन वाला और इसके ऊपर वाला ये प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको भी पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ये थी बच्चों आज की हमारी ये क्लास और आशा ये करता हूँ कि आपको ये क्लास जो है वो काफ़ी पसंद आई होगी और क्लास को सुबह एक बार जो है उठने के बाद में एक बार फिर से रिपीट मार लीजिएगा। हो सकता है आपको यहाँ से बहुत पर्सन जो है वो अपने पेपर में देखने को मिल जाए। मिलते हैं आगे फिर एक नई क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है वो और भी बढ़िया हो और अच्छे नंबर आएँ। ठीक है? चलिए इसी के साथ जय हिंद।